डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है छूट, यानी कोई रुकावट नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई बाधा नहीं। आप सीमा दीवार पर चल रहे हैं और वह काफी संकरी है, काफी पतली है, चौड़ी नहीं है। तो अगर आप सीमा दीवार पर चल रहे हैं तो आपको केवल एक अक्ष के साथ ही चलने की स्वतंत्रता होगी। वहां आपकी गति की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, यानी आप केवल एक अक्ष के साथ चलने के लिए स्वतंत्र हैं। मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने कमरे के फर्श पर चल रहा है, उसे भी चलने की स्वतंत्रता है। हम केवल अक्षों के संदर्भ में ही बात करते हैं, क्योंकि उसे एक्स या वाई के साथ चलने की स्वतंत्रता होगी। ये केवल द्विआयामी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी गति की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मैंने युवाओं और बच्चों को क्यों बाहर रखा? क्योंकि उनमें कूदने की भी इच्छा हो सकती है। इसीलिए हमने उन्हें बाहर रखा और मैंने बुजुर्ग व्यक्ति का उदाहरण लिया। अब पक्षी को देखें। पक्षी तीनों अक्षों के साथ उड़ सकता है। तो पक्षियों के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मतलब वे उड़ने के लिए तीनों अक्षों का उपयोग कर सकते हैं। यही डिग्री ऑफ फ्रीडम का वास्तविक अर्थ है। अब किसी वस्तु के चलने के जितने तरीके होंगे, उसके पास उतनी ही ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा भी होगी। तो अणुओं के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये बस उन स्वतंत्र तरीकों की संख्या है जिनमें एक अणु चल सकता है, ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। फिर से सुनिए। अणुओं की डिग्री ऑफ फ्रीडम वह संख्या है जितने स्वतंत्र तरीकों से वह ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ हम घूर्णन और कंपन को नहीं मान रहे हैं, केवल ट्रांसलेटरी गति को ही माना गया है। फिर उस स्थिति में हमने एक्स, वाई और जेड के बारे में बात की थी। इसी तरह हम घूर्णन गति को भी मानेंगे। देखिए, जब हम मोनोटॉमिक गैसों की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 ही होगी। मोनोटॉमिक गैसों में कोई बंधन नहीं, कोई बल नहीं। इसका मतलब है कि वहां कोई घूर्णन, कोई टॉर्क, कोई कंपन नहीं हो सकता। मोनोटॉमिक गैसों में केवल ट्रांसलेटरी गति ही संभव होगी। इसलिए मोनोटॉमिक गैसों में डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 ही होगी। अब घूर्णन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। घूर्णन केवल द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैसों में ही संभव है, क्योंकि वहां बंधन के कारण बल मौजूद होते हैं। देखिए, अगर घूर्णन संभव है तो दो अक्षों के बारे में घूर्णन से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ी होंगी। यह 3 अक्षों के साथ भी हो सकता है। अब कंपन की बात करें। कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम सामान्यतः उच्च तापमान पर मानी जाती है। निम्न तापमान पर हम कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं मानते। इसके बाद मैक्सवेल ने भी एक महत्वपूर्ण नियम सुझाया, जिसे मैक्सवेल का नियम या ऊर्जा के समविभाजन का नियम कहा जाता है। ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का संबंध ट्रांसलेटरी ऊर्जा आधा आरटी से होता है, लेकिन यह प्रति मोल है। साथ ही आप यह भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का संबंध ट्रांसलेशनल गतिज ऊर्जा आधा केटी से है। ध्यान रखें, यह केटी है। लेकिन अब आप कहेंगे प्रति अणु। प्रति अणु, जब आप अणु की बात करते हैं तो यह के होता है। जब आप मोल की बात करते हैं तो यह आर होता है। तो आर मोलर गैस स्थिरांक है। आर के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वह है मोलर गैस स्थिरांक, जबकि के को बोल्ट्जमैन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे लोकप्रिय नाम है बोल्ट्जमैन स्थिरांक। लेकिन इस उपमा को जरूर याद रखें कि आर मोल के लिए है और के अणु के लिए। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि बोल्ट्जमैन स्थिरांक कुछ और नहीं बल्कि आणविक गैस स्थिरांक है। यह एक अणु के लिए गैस स्थिरांक है। यह एक मोल के लिए गैस स्थिरांक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बोल्ट्जमैन स्थिरांक का एक और नाम याद रखेंगे। यह आणविक गैस स्थिरांक है और के की गणना की जा सकती है।
मोलर गैस स्थिरांक को एवोगैड्रो संख्या से विभाजित करके। अब हम एक एक करके तीनों मामलों पर विचार करेंगे, यानी मोनो, डाई और ट्राइटॉमिक गैसों पर इक्विपार्टीशन नियम का उपयोग करते हुए कि हर स्वतंत्रता की डिग्री से जुड़ी ऊर्जा प्रति अणु आधा kT और प्रति मोल आधा RT होती है। मान लीजिए यह एक मोनोएटॉमिक गैस है। इसकी स्वतंत्रता की डिग्री केवल ट्रांसलेशनल होती है, इसलिए केवल 3 होती हैं। तो ऊर्जा 3/2 RT होगी। मोनोएटॉमिक गैसों के लिए ऊर्जा 3/2 RT होगी। यह ऊर्जा है। अब CV जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जब हम विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन करेंगे तो हम इसका व्युत्पन्न भी देखेंगे। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा ड्यू dt द्वारा दी जाती है, तो ड्यू dt। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको 3/2R मिलेगा। CV बराबर है 3/2R के। आप जानते हैं CP माइनस CV बराबर R होता है। इसे भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। CP माइनस CV बराबर R। अगर CV इतना है तो CP 5/2R होगा। इसका मतलब है कि केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम जानकर ही आप किसी भी गैस का पूरा हाल जान सकते हैं। आपको आंतरिक ऊर्जा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV, CP, गामा, इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं सिर्फ किसी विशेष गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जानकर। अगर आप द्विपरमाणु गैस को देखें तो जाहिर है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन से संबंधित भी होंगे। कुल मिलाकर ये 5 हो जाता है और ऐसे में ऊर्जा 5/2 RT हो जाएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। फिर CV का मान निकालने के लिए आप इसे T से विभाजित करेंगे तो यह 5/2 R हो जाएगा, और फिर CP निकालने के लिए यह 7/2 R होगा। इसी तरह अगर आप ट्राइटॉमिक गैसों या यहाँ तक कि पॉलीएटॉमिक गैसों को देखें तो वहाँ आपको सतर्क रहना होगा। थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। आपको यह जांचना होगा कि संरचना रैखिक है या गैर रैखिक। अगर यह रैखिक है, जैसे यह रैखिक ट्राइएटॉमिक गैस जैसे CO2, ये रैखिक संरचना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3+2 केवल 2, घूर्णन के साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुल मिलाकर ये 5 हो जाता है। फिर से CV बराबर होता है 5/2R और CP 7/2R। लेकिन साथ ही अगर ये H2O है, H2 रैखिक नहीं है, ये गैर रैखिक है। ऐसे में डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए 3 और रोटेशन के लिए भी 3 होगी, कुल मिलाकर 6। तब CV होगा 6/2R यानी 3R, और CP होगा 8/2R यानी 4R। तो आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है, उसी तरह CV भी बढ़ता जाएगा। CP भी बढ़ता जाएगा, लेकिन गामा कम होता जाएगा। गैसों की एटॉमिसिटी बढ़ने के साथ साथ गामा कम हो जाता है। गामा बराबर है, देखिए CVN/2R होने जा रहा है। सामान्यतः CP होने जा रहा है F/F+2/2 या F। मैं इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए दिखा रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको /2R मिल रहा है। जैसे मोनोटॉमिक के मामले में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, आपको CB का मान 3/2R मिला था। तो एक बार फिर मैं पूरी चीज को सामान्यकृत कर रहा हूं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो CBF/2R, CPF प्लस 2/2R और गामा CP/CB के बराबर हो जाता है, यानी F प्लस 2/F मतलब 1+2/1। आपके सामने एक शानदार परिणाम है। जैसे ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं, गामा कम होता जाएगा, और इसके अलावा गामा और 1/F के बीच एक रैखिक संबंध होगा। अगर आप इसे समीकरण स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c से तुलना करें।